हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य अथवा असत्य है। तो ए हमारा दिया हुआ है धनात्मक हाइड्रोस्टैटिक दाब को स्फीति दाब कहते हैं। बी है स्फीति दाब जीव द्रव्य के आकार को बढ़ाने से रोकता है। सी है विसरण गैस की तुलना में द्रव में अधिक होता है। और डी है अठपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल में विसरण होने को अंतःचूषण कहते हैं। और ई है परासरण पदार्थों की गति होती है जो विसरण गुणांक के साथ होती है। तो अब इसमें हमारे ए बी सी डी करके चार हमें विकल्प दिए हैं, उनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा विसरण। तो विसरण क्या होता है? जो विसरण होता है ये गैस के अणुओं में अधिक होता है द्रव्य और ठोस की तुलना में। इसमें क्या होता है विसरण में जो पदार्थ होते हैं या अणु होते हैं, अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इस क्रिया को विसरण बोलते हैं। अब हमारे प्रश्न की ओर देखिए। जो धनात्मक हाइड्रोस्टैटिक दाब होता है उसको स्फीति दाब कहते हैं। तो जो स्फीति दाब होता है जिसको ट्रैगर प्रेशर भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, तो कोशिका भित्ति पर जो लगने वाला जो दाब होता है उसको ही कोशिका द्रव्य द्वारा कोशिका द्रव्य द्वारा कोशिका भित्ति पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है? ये स्फीति दाब कहलाता है। स्फीति दाब कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे जी इसका जो मान होता है हाइड्रोस्टैटिक जो दाब होता है उसके बराबर होता है। तो जो हाइड्रोस्टैटिक दाब दोनों धनात्मक, तो हाइड्रोस्टैटिक दाब को जो धनात्मक होता है इसको ही हम स्फीति दाब कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा विकल्प ए सही है। अब कथन ए सही है। अब दूसरा कथन है हमारे स्फीति दाब जीवद्रव्य के आकार को बढ़ने से रोकता है। तो ये भी सही है, क्योंकि जो भित्ति होती है हमारे भित्ति दाब क्या होता है, इस प्रकार से जो भित्ति है कोशिका के, तो कोशिका भित्ति होती है वो इसके जीवद्रव्य के आकार को बढ़ने से रोकती है। तो ये भी हमारे सही है। अब विसरण गैसों की तुलना में क्या होता है, द्रव्य में अधिक होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये गलत है, क्योंकि जो विसरण होता है ये गैस के अणुओं में अधिक होता है। जैसे कि हम अगरबत्ती जलाते हैं या खाना बनता है हमारे किचन में, तो उनके जो गैस के अणु होते हैं बहुत जल्दी इधर विसरण की क्रिया द्वारा हमारे कमरे तक या फिर बहुत दूर तक इनकी स्मेल या खुशबू आने लग जाती है। वो क्रिया विसरण के द्वारा ही होती है। तो ये सबसे ज्यादा क्या है, गैसों में लगता है। तो इस प्रकार ये गलत हो गया। अब डी है हमारा, तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल में विसरण होने को अंतःचूषण कहते हैं। तो अंतःचूषण क्या होता है, सबसे पहले वो देखिए। अंतःचूषण क्या होता है, इसमें पदार्थों को विलयन होता है
विलयन का गठन होता है, विलयन के गठन में क्या होता है, या फिर विलयन, विलयन में पदार्थों का पानी को सोखना, पानी को सोखना क्या कहलाता है, पानी को सोखना अंतःचोषण कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो पानी में मिश्रण के द्वारा नहीं होती है, ये क्रिया हमारे परासरण के द्वारा होती है। तो ये भी गलत हो गया। अब परासरण क्या होता है वो देखिए, परासरण में क्या होता है, तो विलेय के अणु होते हैं, विलेय के अणु वो क्या करते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो ये गलत हो गया। अब ई है, परासरण पदार्थों की गति होती है जो विसरण गुणांक के साथ होती है। तो इसमें विसरण गुणांक के साथ नहीं होती है, वो किसके साथ होती है, ये विसरण नहीं, सांद्रता के साथ होती है। क्योंकि जब हमारे पदार्थों की गति होती है वो उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, तो वो सांद्रता गुणांक पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारे ए और बी विकल्प तो सत्य है और सी डी ई असत्य है। इस प्रकार हमारा विकल्प ए सही है और बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। वाक्य ए और कथन ए और बी जो है वो तो सही है और सी डी ई जो कथन हमारे गलत है। इस प्रकार ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।